डी ब्लॉक एलिमेंट, अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या है जो आते ही हैं, ध्यान देना। सबसे पहले तो 3 नंबर की आएगी आपकी कंप्लीट द इक्वेशन। ठीक, कंप्लीट द इक्वेशन में जो अपन पढ़ते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, उस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कंप्लीट करने के लिए। ठीक, फिर छोटे क्वेश्चन 1-2 नंबर के आते हैं, ज्यादातर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस रहता है। ठीक, और कुछ क्वेश्चन मतलब कंसेप्चुअल जो है, देखो डी ब्लॉक के क्वेश्चन को पढ़ने की आपकी तैयारी बता देता हूं। जितने भी क्वेश्चन इंटेक्स और एग्जाम्पल के हैं 80% क्वेश्चन उसी में से रहना है, 20% क्वेश्चन आपके आएंगे किससे, एक्सरसाइज से आएंगे। ठीक, लेकिन कुछ चीजें अपन को बेसिक इसमें समझनी पड़ती है। देखिए कोई भी जो ब्लॉक डिवाइड किया गया है, किसी भी एलिमेंट को किस ब्लॉक में रखा गया है, ये डिपेंड करता है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जाता है। यदि एस सब सेल में जाता है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी सब सेल में जाता है तो पी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन की कंडीशन है कि जो एस ब्लॉक में जाने वाले आउटर सेल के एस में, जो पी ब्लॉक में है उसके भी आउटर सेल के पी सब सेल में जाता है। लेकिन जब वो डी ब्लॉक में अब आते हैं तो आउटर सेल में नहीं जाते। देखो आउटर सेल कहलाता है वैलेंस सेल, और आउटर सेल के एक अंदर का जो सेल होता है इसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट सेल। ठीक, आप इसको यूं समझें कि जैसे हमने न्यूक्लियस लिया, ये हमने कहा एन आउटर सेल वैलेंस सेल, और इसके पहले क्या हो जाएगा n-1, और इसके पहले क्या हो जाएगा n-2। तो ये हुआ वैलेंस सेल, ये कहलाता है पेनल्टीमेट सेल, और ये कहलाता है एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो n-1d में जाता है। ठीक, पहले लास्ट सेल में एस में 1 से लेके 2 जा सकते हैं। अब बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन कभी बनता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे हमने बताया था कि पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। इसलिए डी ब्लॉक में यदि आपको कभी ऑब्जेक्टिव उसमें आता है तो आप 0 से लेकर 2 लिखेंगे, 1 से लेकर 2 नहीं, 0 से लेकर 2 लिखेंगे। आई बात समझ में? और डी में जाएंगे 1 से लेके 10 तक। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक, अब हम आते हैं दूसरा बात क्या आ जाती है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हैं वो डी ब्लॉक के ही एलिमेंट होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट या 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी जो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट यदि n-1d 1 से लेकर 9, कितने इलेक्ट्रॉन जाए 1 से लेकर 9, यानी जो डी सब सेल है ये पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? और एस में एन एस में वही 0 से 2। अब 0 वर्ड क्यों लगा दिया गया है, ये केवल पैलेडियम के लिए कि पैलेडियम में ऐसा पाया गया है, बाकी किसी भी एलिमेंट में ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, और ये हो जाता है इसका डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रहेगा, एक आध क्वेश्चन इसमें से ऐसे आते हैं। चलिए अब आगे समझें।
आपको और क्या तैयार करना है, सेकेंड कंडीशन समझें। जो हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट की कितनी सीरीज होती है ये ध्यान देंगे आप लोग, ठीक। 3D यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 3D सब सेल में। एलिमेंट यहां पर कहां से कहां तक के हैं, स्कैंडियम से आप शुरू करेंगे 21 और कहां जाएंगे, जिंक 30 तक जाएंगे, ठीक। तो कुछ आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी एक आध क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि ये एलिमेंट किस सीरीज का है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आप इसका भी ध्यान दें, ठीक। तो इसके बाद हमारे पास आता है 4D। ये मिलता है आपको यट्रियम 39 से लेकर कहां तक मिलता है, ये कैडमियम, ये कहां तक जाता है अपने पास 48, देखते चलना इसको, यहां तक मिलेगा। और इसके बाद 5D में जब अब आते हैं तो पहला एलिमेंट हमको मिलता है क्या, लैंथेनम। और लैंथेनम कितना होता है, 57, मिलाते जाना। और यहां पर 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट बाहर लिए गए, जो आते हैं 4F में आते हैं, हम F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इतनी समझ आ गई। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि वो एलिमेंट बताइए जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नहीं होती है, जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3। तो स्टैंडियम नहीं, स्टैंडियम के नीचे यट्रियम, उसके नीचे लैंथेनम, ये जितने भी हैं ये सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आई बात समझ में। और केवल एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होती है, इसलिए इन्हें जो अपन ये कभी कभी पूछा जाए कि क्या हम स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, ठीक। तो एक नंबर का जो क्वेश्चन ये आता है तो इस टाइप से नहीं बना के वो पूछते हैं उस एलिमेंट का नाम लिखिए जो केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ओनली। तो आप स्कैंडियम भी दे सकते हैं, यट्रियम भी दे सकते हैं और लैंथेनम भी दे सकते हैं। कितनी बात कंफर्म हो गई। चलिए अब ये बताइए कि जो 4F ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये किस पीरियड के एलिमेंट होते हैं, किसके होते हैं, कंफर्म हो ना। हाँ, अब इसमें आपको कैसे याद रहेगा, ध्यान देना, N-2F, N-1D और NS, ठीक। ये बताइए यहां पर आप कहते हैं 4F, 4 कब आएगा, जब N की वैल्यू क्या रखोगे, 6, तभी आएगा ना। 4F 5D 6S। तो जिसमें लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं वो उसका कौन सा बताता है, पीरियड नंबर बताता है, जिसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो 4F सीरीज के जो एलिमेंट है वो किस पीरियड के होते हैं, 6 पीरियड के होते हैं। और जो 5F के हैं वो किस पीरियड के एलिमेंट है, 7th पीरियड के एलिमेंट होते हैं। कितनी बात कंफर्म हो गई। अच्छा, तो 2 पॉइंट में ध्यान रखना है, पीरियड नंबर इनका क्या है, 4F सीरीज का 6, 5F सीरीज का 7। ग्रुप नंबर क्या है, थ्री होगा नहीं, तो उसमें ये लिख के आता है थर्ड ए या थर्ड बी, थर्ड बी, किसका रहेगा, थर्ड बी। अब ध्यान देना, हाँ हमें लिखवाया है ये, ठीक। हाँ, सब पूरी कॉपी तो केवल एक स्टूडेंट पढ़ता है हमारी, बाकी तो सब देख के आते हैं, ठीक। अब यहां पर
एक जैसे प्रॉब्लम आ जाती है सर लैंथेनम, लैंथेनम एक्चुअली में जो होता है, ये ध्यान देना एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट के सिमिलर होती है, इसलिए इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट में ही पढ़ा जाता है। एक्चुअली में जो एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं, सीरियम से। ठीक, सीरियम से ध्यान रखना, लुटेशियम, और से जो 5F के होते हैं थोरियम से लेकर कहां तक होते हैं, लॉरेंशियम। ये 14 एलिमेंट 4F के और 14 एलिमेंट, ये टोटल कितने हो गए, 28 एलिमेंट एफ ब्लॉक में। लेकिन जो ये अपने पास लैंथेनम और सीरियम है, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होने की वजह से इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ ही स्टडी करते हैं। आई बात समझ में? इनको लैंथेनॉइड क्यों कहा गया है, क्योंकि लैंथेनम के बाद से शुरू होते हैं। आई बात समझ में कि सीरियम से लेकर जो लुटेशियम तक एलिमेंट 14 एलिमेंट हैं, ये कहां से शुरू हुए हैं, लैंथेनम के बाद से, इसलिए इनको कलेक्टिवली कहा जाता है लैंथेनॉइड्स या लैंथेनोन्स कहते हैं। ठीक, और जो 5F सीरीज के एलिमेंट हैं ये एक्टिनियम के बाद से शुरू होते हैं, एसी, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड्स या एक्टिनोन्स कहते हैं। तो मान लो कभी ऐसा आता है, इनको कलेक्टिवली हम लैंथेनॉइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आफ्टर दी लैंथेनम स्टार्ट हुए हैं। इनको कलेक्टिवली एक्टिनॉइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आफ्टर दी एक्टिनियम स्टार्ट हुए हैं, इसलिए इनको कलेक्टिवली एक्टिनॉइड्स कहते हैं। इतनी जानकारी समझ में आ गई? चलिए अब आपको कुछ चीजें और ध्यान देना है जिनके बेस में हम कुछ क्वेश्चन पढ़ा करते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे मैंने बताया कि N-1D एंड NS, ये वैलेंस सेल, जब वैलेंस सेल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड। ठीक, और जब N-1D इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके द्वारा बना हुआ बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ गई? अब यहां पर ये समझना है कि इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। देखिए सबसे पहले जब भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अपन जाए कि एस ब्लॉक एलिमेंट में, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में आउटर सेल में आपको केवल NS के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, 1 या 2, इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट वहां पर नहीं करता है, केवल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन यहां पर भी यही रहेगा, पहले आउटर सेल के ही करेंगे, लेकिन यदि रिक्वायरमेंट होती है तो डी के इलेक्ट्रॉन भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? उसका रीजन ये होता है कि आउटर सेल के एस इलेक्ट्रॉन और इनर सेल के जो डी इलेक्ट्रॉन है, डी में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एस और एन के बीच में एनर्जी डिफरेंस वेरी लेस होता है, वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस है। तो यदि रिक्वायरमेंट होती है तो डी के इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि एन के इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होंगे और किसके होंगे, डी के भी होंगे। तो यहां पर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स, ध्यान देना, एटम के बीच में जो पाए जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है ये वेरी स्ट्रांग हो जाता है। और ये इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, इनकी एटोमाइजेशन एनर्जी हाई होती है। 3 पॉइंट समझ में आ गए? तो ये आपसे कभी पूछा जाता है कि एटोमाइजेशन एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज वेरी हाई, गिव रीजन। क्या पूछा गया कि एटोमाइजेशन एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज वेरी हाई, गिव रीजन। अब यहां समझिए,
तो हम यह बोलेंगे एटॉमाइजेशन एनर्जी को पहले आप डिफाइन करेंगे कि एटॉमाइजेशन एनर्जी होती क्या है। ठीक, तो देखिए एटॉमाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस से उनके एटम को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं एटॉमाइजेशन एनर्जी। तो यदि किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू सेपरेट द एटम्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू सेपरेट द एटम्स फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एटॉमाइजेशन एनर्जी। हाँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू सेपरेट द एटम from crystal lattice is called atomization energy। समझ में आ गई? अच्छा, अब आपको से पूछा गया एटॉमाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है, तो ध्यान देना बहुत ज्यादा यदि आप डिटेल नहीं लिखना चाहते हैं कितना भी लिख सकते हैं कि ड्यू टू हाई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स। अब इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स हाई क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व क्यों होते हैं इसमें? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns वेरी लेस होती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट आपको जरूर देना पड़ेगा वहां, ड्यू टू वेरी एनर्जी डिफरेंस between ns and n-1d orbital, maximum number of electrons are involved, hence its atomization energy is very high। ठीक, तो 3 क्वेश्चन के आंसर आप एक ही वर्ड पर दे सकते हैं, क्या? ड्यू टू वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d and ns orbital, maximum electrons are involved in the formation of chemical bond। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद में जैसे हमारे पास आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं या इनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है। देखिए वेरिएबल शब्द का मतलब क्या है? मोर देन वन। जैसे हम आते हैं मैग्नीज, तो मैग्नीज में अपन कहां तक मैक्सिमम आती है? +7 तक। ये एक पॉइंट याद रखना कि कभी पूछा जाए 3D सीरीज का वो एलिमेंट जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है वो कौन होता है? मैग्नीज। तो मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? +7 होती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब ये है कि देखिए आउटर साइड के इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व होते ही हैं, बात समझ में आ गई? और साथ ही साथ क्या होता है कि एनर्जी डिफरेंस वेरी लेस होने की वजह से n-1d के भी होते हैं। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल ये मान लें कि भाई देखिए हमें किसी भी चीज को बांधना है। अब हमारे पास 2 ही रस्सी थी, तो हमने अपनी 2 रस्सी तो यूज कर ली, लेकिन हमको ये लगता है कि 2 रस्सी के द्वारा तो अच्छी मजबूती से नहीं बंधा, तो बगल में हमारे कुछ रस्सियां और पड़ी थी तो हमने उसको उठा के भी यूज कर लिया। और मान लो ना होती तो हम यूज नहीं कर पाते। तो बस वही मीनिंग यहां पर भी है कि पहले s के इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व होंगे और यदि रिक्वायरमेंट होती है तो n-1d के इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस वेरी लेस होता है। तो अब यहां भी आंसर आपके पास सीधा सीधा आ गया, क्या? ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्यों करते हैं? आप जितना भर बोलेंगे वहां पर कि ड्यू टू वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ns ऑर्बिटल एंड n-1d ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। मीनिंग समझ में आ गई? बस इतना आपको दे देना है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी वही आंसर लगभग मिल रहा है। केवल इतना भर देखिए, आप लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, सीबीएसई बोर्ड में आते हैं 1 नंबर के। तो इनका ये मतलब नहीं है कि आप 6 लाइन लिखें,
इतनी बड़ी गलती करना ही नहीं है 6 लाइन लिखने की कि 10 लाइन लिखने की, केवल एक ही लाइन आपको उसमें रहता है ना 25 शब्दों में लिखना है। और बहुत ज्यादा आलतू फालतू लिखोगे तो वो भी कट कर देते हैं कि फालतू कचड़ा लिख के रख दिया। ये केवल मेन पॉइंट आना है, आपको ध्यान रखना है, ड्यू टू वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns ऑर्बिटल दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कंफर्म हो गई बात? अच्छा, अब इसके बाद में आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों करते हैं। तो आपने डी ब्लॉक में तो बहुत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं उसके पहले मीनिंग समझें कि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, किसको? सेंट्रल एटम को। तो सेंट्रल एटम को यदि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो वो एक्सेप्ट तभी करेगा जब उसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। ठीक, तो ट्रांजिशन एलिमेंट मीनिंग में हमने क्या पढ़ा? इनके डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट यानी पार्शियली फिल्ड होते हैं, इसलिए इनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है, पहली कंडीशन। दूसरी ये है कि लिगेंड को अट्रैक्ट करने वाला भी तो चाहिए। तो जैसे हमने क्या बताया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि लिगेंड अपने लोन पेयर वाले या नेगेटिव टर्मिनल से आता है। तो एक्चुअली में जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनमें चार्ज डेंसिटी वेरी हाई होती है। क्या होती है? वेरी हाई चार्ज डेंसिटी। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए आप 2 पॉइंट में लिखेंगे। नंबर 1 कि ट्रांजिशन एलिमेंट हैव दी हाई चार्ज डेंसिटी। ठीक। नंबर 2 क्या लिख देंगे आप कि दे हैव द वेकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक, एंड एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। केवल 2 पॉइंट। नंबर 1 क्या? दे हैव वेरी हाई चार्ज डेंसिटी। नंबर 2 क्या? दे हैव द वेकेंट ऑर्बिटल्स एंड एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। हेंस ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ, अब चार्ज डेंसिटी की मीनिंग क्या है? ठीक, देखिए डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी आपको निकालना है जो उसमें चार्ज प्रेजेंट है अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए इनमें अपन जैसे पढ़ते हैं इनका वॉल्यूम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट का, ठीक, स्मॉल साइज का है। अब वो भी कैसे मालूम है आपको? ये वैसे जनरली पढ़ते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। ठीक, स्मॉल साइज के हैं और चार्ज इसमें ज्यादा है, जैसे किसी में +4 +5 +6 ऐसा आया। मेरी समझ में आ गई? तो वॉल्यूम कम और चार्ज ज्यादा तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा ही मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो हाईली पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होने की वजह से ये लिगेंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और जैसे अट्रैक्ट करते अट्रैक्ट होते हुए आता है अपना लोन पेयर वो डोनेट कर देता है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इट्स कंपाउंड्स आर कलर्ड। ये कलर्ड क्यों होते हैं इसके बारे में समझना है। तो देखिए कलर के लिए पहले आपको एक जवाब देना पड़ेगा, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। क्या लिखोगे आप लोग? ड्यू टू डी ट्रांजिशन। मान लो आपको आंसर में भी कहीं ऑब्जेक्टों में आता है। हाँ, 2 चीज बताऊंगा कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो ड्यू टू डी ट्रांजिशन नहीं होता है, उसका रीजन हम समझा देंगे। ठीक, लेकिन यहां पर भी पूछा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड्स आर कलर्ड, गिव रीजन। तो पहली लाइन आपका लिख देंगे ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये ऑब्जेक्टों में भी आ सकता है। अब डी ट्रांजिशन होता क्या है ये समझना है। देखिए जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। तो हमने क्या बताया था कि डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट होता है तो किसमें ब्रेक होता है? एक बनता है T2G और एक क्या बनता है? EG। ठीक, तो ये हमारे पास में जैसे 3 ऑर्बिटल ये हुए, 2 ऑर्बिटल ये हुआ, अच्छी तरह से समझना। ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल।
दुबे जी अब काहे बात हो रही है? ठीक, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स या आयन सनलाइट में रखे जाते हैं तो वो सनलाइट से विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ध्यान देना। तो यहां जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइट होके कहां चला जाता है? हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल पर चला जाता है। इसी को हम कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन का मतलब लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में एक्साइटेशन जो इलेक्ट्रॉन का होता है, इसको कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। इतनी समझ में आ गई? अब देखिए, वो 7 कलर में से एक कलर को एब्जॉर्ब करेगा, तो रिमेनिंग कितने कलर रहेंगे? 6। तो 6 कलर का जो मिक्स कलर बनता है वो कहलाता है कंप्लीमेंट्री कलर। यानी जैसे हम ये कहा कि रेड कलर को इसने एब्जॉर्ब किया, तो रेड कलर को छोड़कर जो 6 कलर है उन सब पर जो कंबाइंड फॉर्म पर जो कलर बनेगा वो रेड कलर का क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट्री कलर। तो हमें जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसका कंप्लीमेंट्री कलर वहां पर दिखाई देता है। ठीक, अब इसको एक सिंपल सी भाषा में समझें कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कंपाउंड या आयन कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं करता है तो कौन सा कलर दिखाई देगा? व्हाइट कलर। यानी 7 कलर का जो मिक्स कलर है वो कौन सा हो गया? व्हाइट कलर। तो इसलिए कभी कभी पूछे जाते हैं कि जिंक आयन के जो साल्ट होते हैं ये व्हाइट कलर के क्यों होते हैं? अब जिंक आयन के जो साल्ट होंगे वो व्हाइट कलर किस लिए होंगे? क्योंकि जिंक +2 आयन में 3d10, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनप्लड नहीं है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अनप्लड नहीं है तो इसमें डीडी ट्रांजिशन होगा ही नहीं। ठीक, तो डीडी ट्रांजिशन ना होने की वजह से ये किसी भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। वो 7 कलर जो जाते हैं उसके पास वही 7 कलर मिक्स ही रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखाई देते हैं, इसलिए वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। इतनी समझ में आ गई? अब इसके बाद बात है कि ट्रांजिशन एलिमेंट एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं क्यों? तो देखिए, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनके साइज में बहुत कम ही डिफरेंस मिलता है। और कुछ एलिमेंट तो ध्यान रखना 6, 7, 8 जो ग्रुप के हैं ये तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज के ही होते हैं। बिल्कुल, मतलब इनमें आप यहां पर 10 एलिमेंट में जाएंगे तो 0.15 पिकोमीटर का ही डिफरेंस मिलेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस मिलता ही नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दे आर इन सिमिलर साइज। वो सभी क्या होते हैं? सिमिलर साइज पर होते हैं। तो एलॉयज का फॉर्मेशन वही करेंगे जिनकी रेडियस में 15 पिकोमीटर से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि उनमें डिफरेंस जो है विद इन कितना होना चाहिए? 15 मीटर के अंदर का ही होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं? एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कंडीशन हमको कहां मिलती है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मिलती है। तो एलॉय जो होता है ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द मेटल मेटल एंड नॉन मेटल। यानी मेटल मेटल के जो मिक्सचर बनता है या मेटल एंड नॉन मेटल का बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। तो जब एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं हम डिफरेंट मेटल को मेल्ट करके कूल्ड करते हैं तो एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से इजिली सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है, इसलिए वो करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप यूं समझें उसको कि जैसे मान लेते हैं कि अपनी क्लास में हर स्टूडेंट यदि सिद्धेश जैसा है तो वो नजर आएगा कि वो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। आगे बात समझ में? और अब यदि दीपांश जैसे आ जाए तो वो अलग दिखने लगेंगे, ये गैप कहां से आ गया? यदि हम एक सिद्धेश को हटाएं तो आप कितने बैठ जाएंगे? 2 दीपांश बैठ जाएंगे, तो गैप तो आ जाएगा ना। तो वो अपने पास होमोजेनिटी नहीं दिखाई देगी। तो ये तभी ऐसा हो सकता है जबकि साइज सभी के एटॉमिक साइज क्या हो? सिमिलर हो। ठीक, तो अब आपको आंसर क्या देना है? पहले एलॉय की डेफिनेशन बता दोगे। इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द मेटल मेटल एंड मेटल नॉन मेटल। ठीक, हाँ,
मेटल मेटल एंड नॉन मेटल, मेटोलाइट्स भी आते हैं। ठीक, इतना ध्यान रखना, नॉन मेटल का एलॉय नहीं बनता है। मेटल 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 नॉन मेटल, मेटल एंड मेटोलाइट्स। ठीक, अच्छा, अब क्यों बनाते हैं? ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज, एटम ऑफ द वन एलिमेंट कैन बी इजिली रिप्लेस सब्स्टिट्यूटेड बाय द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। बस इतना है आपको लिखना है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं? अर्पिता बोलो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसको कहते हैं? हाँ, कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, ध्यान देना, जब ये क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं तो इनमें इंटरस्टिशियल वॉइड्स फॉर्म हो जाती है। ये इंटरस्टिशियल वॉइड्स फॉर्म होती हैं और इन्हीं इंटरस्टिशियल वॉइड्स पर स्मॉल साइज के एटम जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरान हो गया, ये प्रॉपरली इन वॉइड्स में आके क्या होते हैं? ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहलाते हैं। मेरी समझ आ गई कि व्हेन ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म द क्रिस्टल, ठीक, फॉर्म द इंटरस्टिशियल वॉइड्स, in these voids small size of atom such as carbon, nitrogen, hydrogen, boron etc. properly trapped, this type of compound is known as the interstitial compound. अब मैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी लिखवा दिया था, बात समझ में आ गई? देखना 3-4 पॉइंट लिखे होंगे, 3-4 पॉइंट लिखे हैं। हाँ, तो वो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इतना अपने, इसके बाद में नॉर्मल क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आते हैं। ठीक, अब आइए थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन में है। इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या कहलाते हैं? देखिए, इंटरमीडिएट कंपाउंड की मीनिंग ये होती है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जो फाइनली प्रोडक्ट में वो इन्वॉल्व नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो ये कब होता है? जब कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट के साथ एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, उसी अनस्टेबल कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। ठीक, अच्छा, चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे हमारे पास आता है ऑक्साइड, फ्लोराइड, इन कंपाउंड पर ध्यान देना अच्छी तरह से। जैसे हम देखते हैं कि MnO4-1, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? +7, यानी ये ऑक्सो एनाइन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। लेकिन ऐसा कोई मैग्नीज का फ्लोराइड है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है? और वो कौन सा कंपाउंड होता है? नहीं। हमने नोट्स में लास्ट में एक पूरे इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट भेजे थे, उसमें लिखे होंगे मैग्नीज का कौन सा फ्लोराइड है जिसमें उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो होती है, और मैग्नीज कितनी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है फ्लोरीन के साथ? वो आप देखना, लिखा होगा MnF4। फ्लोराइड मैग्नीज की केवल मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही आता है। कितनी मिनट समझ में आ गई? अब इसका रीजन क्या है वो समझें। तो एक क्वेश्चन यहां बनता है कि ऐसा क्यों है। अब दोनों में डिफरेंस समझें। ऑक्सीजन भी मोस्ट फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम। जनरल रूल्स क्या होता है कि जो एलिमेंट मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, वो उस एलिमेंट को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन फ्लोरीन जो है, इसको +7 के साथ MnF7 क्यों नहीं बनता? ठीक भाई, यदि +7 होना चाहिए तो MnF
7 बनना चाहिए, लेकिन इसका रीजन ये होता है कि फ्लोरीन जो होता है ओनली सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है। तो यदि ये MnF7 बनेगा तो मैक्सिमम फ्लोरीन होने की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। देखो 4 यहां भी लगे हैं ऑक्सीजन, 4 यहां भी लगे हैं फ्लोरीन, लेकिन ऑक्सीजन 4 लगे हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और फ्लोरीन जो होता है मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, बट फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, एंड फ्लोरीन ऑक्सीजन जो होता है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसका रीजन केवल ये रहेगा कि ऑक्सीजन हैज द कैपेबिलिटी ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑक्सीजन में क्या कैपेबिलिटी होती है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, जबकि फ्लोरीन में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी नहीं होती है, कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब ऑक्साइडों में किसी भी कंपाउंड के ऑक्साइड जो मिले तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो इंटरमीडिएट पर होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि MnO और Mn2O7 में कौन बेसिक है और कौन एसिडिक है, तो Mn2O7 में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7, इसमें क्या है, +2। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक, ठीक, एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं उल्टा बोल दिया, जो हाईएस्ट है वो क्या है अपने पास में, एसिडिक, और जो लोवेस्ट है वो क्या रहेगी, बेसिक। कभी भी पहचानने के लिए आए तो ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन इसमें से बनता है। चलिए अब हम आते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट पर। हाँ, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है, देखिए 7 मार्क्स का है तो कम से कम 3 मार्क्स के तो आपके कंप्लीट द इक्वेशन रहेंगे, और से 1 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो मान लीजिए 3 नंबर के ये हुए तो 1 नंबर का ये हो गया 4 नंबर का। अब बाकी कितने बचे, 3। तो 3 नंबर में अब आपके जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग क्यों है, ठीक, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, जैसे क्रोमियम +2 आयन, मैग्नीज +2 आयन, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन इनमें से बनेंगे, लेकिन ये ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वो एनसीईआरटी बुक के इंटेक्स एग्जाम्पल या किसी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन रहेगा, ठीक। इसलिए एक नजर ये सभी क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे बेसिकली। और जो हमने आप लोगों को नोट्स दिए हैं और जो मैंने PDF फाइल भेजी है, आप उसको पढ़ के जाते हैं तो पूरा पेपर आपका उससे कवर हो जाएगा, पूरा पेपर कवर हो जाएगा, क्योंकि हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके हैं, टेक्स्ट के भी दिए, एग्जाम्पल के भी दिए और एक्सरसाइज के, और बहुत ही इजी लैंग्वेज पर लिख के दिए। मतलब किसी का भी आंसर आपको 3 लाइन से ज्यादा का जाएगा ही नहीं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम 3 लाइन, उससे 3 लाइन से ज्यादा का आंसर है ही नहीं। तो उसको एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक, उतना आप पढ़ लेते हैं तो लगभग आपकी तैयारी हो जाएगी। अब आते हैं अपन, जैसे इसमें आते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। पहले इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं, ठीक। देखिए KMnO4 में जैसे हमारे पास आता है मैग्नेट आयन और मैग्नेट आयन MnO4-, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसको समझें अपन।
मैग्नीज सेंट्रल एटम, एक नेगेटिव चार्ज है, तो जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन है तो उतने ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दो आप। तो जैसे हमने यहां पर एक है तो एक ऑक्सीजन को एक नेगेटिव चार्ज दे दिया, जिस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज देंगे वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, बाकी ऑक्सीजन किससे लगेंगे, डबल बॉन्ड से, एक, ये दो और ये तीन। आ गई बात समझ में? अब इसमें से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, आप ये बात पूछ लेंगे कि MnO4-1 में मैग्नीज की हाइब्रिड स्टेट क्या है, पहला क्वेश्चन ध्यान देना। और ये क्वेश्चन जैसे मैंने लास्ट ईयर बच्चों को पढ़ाए थे, उनमें से ऑब्जेक्टों में मैंने देखा था आए भी थे, तो तरीका ध्यान देना। इसकी हाइब्रिड स्टेट कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 4, इसकी हाइब्रिड स्टेट हो जाएगी sp3, पहली कंडीशन। sp3 है, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल, ठीक। अब पूछेंगे इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट, क्या मैग्नीज ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सभी में सेम है या डिफरेंट है, इसमें रेजोनेंस होगा। भाई आप ये भी कह सकते हैं कि सर आपने इसमें तो सिंगल बॉन्ड दिया, इसमें भी दे सकते थे, इसमें भी दे सकते थे, इसमें भी दे सकते थे, इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ऑल दी मैग्नीज ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज सेम, ये ध्यान देना कि ऑल मैग्नीज ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, सेम। कितनी मेरी समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट पर आइए, ये किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। तो ये कलर किस वजह से होता है, पहले ध्यान देना। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जो कलर होता है ये डी ट्रांजिशन से नहीं होता, किसकी वजह से होता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है, कि जो लिगेंड है ऑक्सीजन अपना चार्ज ट्रांसफर करता है किसको, मैग्नीज को। तो जब ये मैग्नीज को चार्ज ट्रांसफर करता है तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +6 हो जाती है। याद रहेगा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कि पर्पल कलर ऑफ दी MnO4- आयन नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन बट इट्स कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ये ध्यान रखेंगे, चार्ज ट्रांसफर। तो इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बनेगा, ठीक। दूसरा आइए, अब अपन आते हैं जैसे K2Cr2O7 में, ठीक। तो Cr2O7 -2 चार्ज, ठीक। ये डाइक्रोमेट, और क्रोमेट का क्या होता है, CrO4 2- चार्ज। अब इनके स्ट्रक्चर देखें, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे। इनके स्ट्रक्चर में जैसे हम क्रोमेट का बनाते हैं, फिर वही नियम समझना, क्रोमियम कितने ऑक्सीजन है, 4 क्रोमेट में, और चार्ज कितना है, -2। तो 2 ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, वो दोनों ऑक्सीजन कैसे रहेंगे, सिंगल बॉन्ड से रहेंगे। देखो, एक ऑक्सीजन -1, एक ऑक्सीजन -1, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब बोलिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो हाइब्रिड स्टेट क्या रहेगी, sp3, 1 2 3 4, sp3 हाइब्रिड स्टेट रहेगी। तुम दोनों बहुत बात कर रहे हो, पछताओगे क्वेश्चन जब आएंगे तो, और आएंगे इन्हीं में से जो अभी पढ़ा रहा हूं। हाइब्रिड स्टेट क्या है, sp3, ठीक। अब आइए इसको हम कंबाइंड करते हैं, तो कॉम्बिनेशन में कैसे बना है, यहां से ये क्रोमियम, फिर ये सिंगल बॉन्ड माइनस, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, ये बन गया डाइक्रोमेट का। अब आपको यहां पर ये ध्यान देना है कि यहां पर ये रेजोनेंस होता है,
यहां पर ये रेजोनेंस होता है, ठीक, यहां पर नहीं होता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, ये सेम है। कौन कौन सी? 1 2 3 ड्यू टू रेजोनेंस, 1 2 3 ड्यू टू रेजोनेंस, 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज सेम। लेकिन CrOCr ये बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? डिफरेंट। और क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम जो बॉन्ड लेंथ है ये ग्रेटर रहेगी किससे? जो 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्टेट, सिंगल बॉन्ड में ही रहेंगी, प्योर सिंगल बॉन्ड है, और इनके बीच में ना तो प्योर सिंगल है और ना ही प्योर डबल है, यानी डबल और सिंगल के बीचों बीच है। हाँ, मतलब ये क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, ये जो बॉन्ड लेंथ है, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड आया, ये क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इनकी, इन क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ से क्या रहेगी? अधिक। ठीक, तो ऐसे अपने पास में कितने मिलेंगे जिनकी बॉन्ड लेंथ सेम है? 1 2 3 4 5 6। ये क्रोमियम sp3 हाइब्रिड स्टेट पर टेट्राहेड्रल यूनिट, ये भी क्रोमियम sp3 हाइब्रिड स्टेट पर टेट्राहेड्रल यूनिट, यानी जो Cr2O72 माइनस आयन बना है, ये क्या बना है? दो टेट्राहेड्रल यूनिट को कंबाइंड करके बनाया गया है। और यहां पर भी जो कलर आता है, ऑरेंज रेड कलर आता है डाइक्रोमेट आयन का, ध्यान रखना, ड्यू टू डी ट्रांजिशन नहीं होता है। किस वजह से होता है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर से होता है। तो ये तीन आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से हैं जो चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर है। Cr2O7, CrO4 और MnO4 माइनस आयन, इनमें ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन नहीं होता, ओनली क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होता है। तो ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर दिखाई देते हैं। इतनी समझ में आ गई? अब यहां पर और क्वेश्चन क्या रहते हैं वो समझें। आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कंप्लीट करने के लिए। आप लोग देखना, एक टेबल हमने पहले बनवाई थी सिंपल सी। कैसे बनवाई थी? ये डाइक्रोमेट आयन Cr2O72 माइनस आयन, ये क्या बनता है? Cr+3 आयन। ठीक, यहां पर केवल कैसे याद करना है? जैसे फेरस है तो किसमें चेंज हो जाता है? ये फेरिक में। ठीक, आयोडाइड है तो किसमें बन जाता है? आयोडीन में। ठीक, हमारे पास यहां जो सल्फाइड है H2 माइनस, H2S लिखा है, ये किसमें हो जाता है? सल्फर में हो जाता है। आ गई बात समझ में? इसी तरह से जो थायोसल्फेट होता है H2O32 माइनस आयन, तो किसमें हो जाता है? सल्फेट आयन में हो जाता है। ठीक, सल्फेट एंड सल्फर, शायद दोनों में देखना, सल्फेट एंड सल्फर। जो ऑक्सिलेट होता है C2O42 माइनस आयन, ये किसमें हो जाता है? कार्बन डाई। कैनस होता है SN2 प्लस आयन, ये किसमें हो जाता है? स्टेनिक में हो जाता है। ठीक, और भी होगा नाइट्राइट, किसमें हो जाता है? नाइट्रेट में हो जाता है। ठीक, तो कहीं भी कर दो, जैसे नाइट्राइट NO2 माइनस, ये बन जाता है किसमें? नाइट्रेट में बन जाता है। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है, और इसके बाद आपको सीधे सीधे बैलेंस करना सीखना है। यदि आपके पास में नहीं है नोट तो नोट कर लो पहले।
कर लिए? चलो अब हम इसको बैलेंस करने एक बता देते हैं। ठीक, वैसे आजकल के पेपर में देखता हूं पिछले सालों ने बहुत बढ़िया बनाया है, एक तरफ बैलेंस कर दिया है। पिछले साल का पेपर देखिएगा तो पहले बैलेंस कंप्लीट में उन्होंने क्या किया, रिएक्टेंट तरफ बैलेंस करके दिया है, केवल प्रोडक्ट तक आपको बनाना है, तो वो बहुत ही आसान हो गया। ठीक, अब आसान कैसे हो गया, जब आपको ये मालूम रहे कि कौन किसमें बदलता है। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे आता है एग्जाम में, यदि वो बैलेंस करके देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक, जैसे नाइट्राइट आयन का हम ले लेते हैं। ठीक, तो बड़ा आसान रहेगा कि Cr2O7 2 माइनस आयन प्लस NO2 माइनस आयन प्लस H प्लस आयन। ठीक, पहले तो वो ऐसा आता था। ठीक, तो पहले हम ऐसा देखते हैं, अब वो कैसा लेने लगे उसके बीच में समझ जाना, केवल ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए नाइट्राइट किसमें बदलता है, नाइट्रेट में, और डाइक्रोमेटाइन किसमें बदलता है, क्रोमियम प्लस 3 आयन में। जो Cr2O7 है वो किसमें बदल जाता है, Cr+3 आयन में बदल जाता है। ठीक, ये अब देखिए आपको क्या लिखना है, Cr+3 आयन और NO2 हो गया NO3 माइनस आयन, और फिर अपन यहां क्या करेंगे, H2O ऐड करेंगे। ठीक, तरीका देखें, पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो नाइट्राइट में नाइट्रोजन की क्या है, +3, यहां पर कितनी आएगी, +5। ठीक, ये आपका रफ काम रहेगा। यहां पर क्रोमियम में +6, यहां क्या है, +3। ठीक, समझिएगा 6 से 3 कितने का डिफरेंस है, 3 का, और जितने फिर एटम हैं उनसे मल्टीप्लाई करने हैं। क्रोमियम के कितने एटम हैं, 2, तो कितने का डिफरेंस बना, 6 का। 6 से 3 और 2 है तो कितने का डिफरेंस बना, 6 का। तो आप यहां लिखे पहले 6 इसके नीचे। अब यहां आइए, यहां पर 3 से 5 कितने का डिफरेंस हुआ है, 2 का, और एक एक नाइट्रोजन यहां भी है वहां भी एक है, तो अब यहां लिखिए आप 2। ठीक, क्या इसका सिंपल रेशियो बन सकता है, बन सकता है। ठीक, तो यहां पर अपन लिखेंगे 3:1। आई बात समझ में, 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे यहां, ये ध्यान रखना है। इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई वो इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई वो इसमें। ठीक, और यहां मल्टीप्लाइड करेंगे आप किसमें, 3 में, 3 का। बस इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए 3 नाइट्रोजन यहां, 3 नाइट्रोजन यहां, क्रोमियम 2 है, 2 क्रोमियम यहां हो गए। इतनी बात कंफर्म। अब आइए यहां बताइए ऑक्सीजन यहां इस तरफ कितने हैं, 7 और 3 दूनी 6, 7 और 6 कितने हो गए, 13। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 9, कितने कम रहे हैं, 4, 9 4 13, तो 4 H2O ऐड कर दो। यहां जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। यहां हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, तो यहां पर 8 से मल्टीप्लाइड कर दो, बराबर। ठीक, तो ये तरीका होता है बैलेंस करने का। अब आप काउंट करके भी देख सकते हैं, या जैसे हमने समझाया था कि चार्ज भी बैलेंस करके देख सकते हैं, और ये काम रफ में रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर आपको इंडिकेट नहीं करना है। ये ऑक्सीडेशन नंबर अपन बैलेंस करने का तरीका हुआ है। मेरी समझ में आ गई। अब देखो कैसे सही है, -2 चार्ज, अभी जैसे जेई में बैठेंगे, मान लो कभी आता है तो ऐसे भी आप एक ट्रिक निकाल के कर सकते हैं। -2 और ये -3 और ये +8 कितना हो गया, अरे 8 2 10, 10 में से 3 गए 7। यहां आइए तो 3 दूनी
अरे कुछ गलत हुआ क्या? -2 -3 और +8। अब यहां आओ, +6 और -3 कितना हुआ? 3 नहीं आएगा, यहां 7 क्यों आ रहा है? कुछ गलत है क्या? देखो, अरे ये -2 -3 कितना हुआ? -5 -5 और +8 +3, ठीक। और यहां भी क्या आया? +3, सही है, ठीक। कभी भी ऐसा आता है तो आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? इनका नेट चार्ज दोनों साइड में इक्वल होता है, ठीक। तो एसिडिक मीडियम में जो मैंने टेबल बताई वो पूरी करना है, आएगा। अब ठीक इसी तरह से आपका आता है KMnO4 में, तो KMnO4 में तीनों मीडियम है, तो ज्यादातर वहां पर बेसिक मीडियम, ठीक, और एसिडिक मीडियम, तीन इक्वेशन मैंने कराए हैं, उनको तैयार कर लेना। और उसके लिए बहुत ही सिंपल बता देता हूं, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं को तैयार करना है, ठीक, केवल एनसीईआरटी वाले। अब इसके बाद में हमारे पास आता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है। आगे बढ़ाएं कि रोकें? रोक दें? अब अच्छा, कहीं जाना है?